हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइट ऑफ फिजिक्स। पिछले पार्ट में हमने न्यूटोनियन मैकेनिक्स की लिमिटेशंस और लैग्रेंजियन मैकेनिक्स का बेसिक आइडिया समझा था। अब इस पार्ट 2 में हम लैग्रेंजियन मैकेनिक्स की एक्चुअल फाउंडेशन बिल्ड करेंगे। हम समझेंगे कि कांस्टेंट क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स में कैसे लिखते हैं, और फाइनली हम लैग्रेंजियन फंक्शन की बात करेंगे। इस पूरे पार्ट में हम मेनली सिंपल पेंडुलम एग्जांपल यूज करेंगे ताकि कंसेप्ट विजुअली और क्लियर हो सके। अगर आप लैग्रेंजियन मैकेनिक्स को ट्रूली समझना चाहते हैं तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले जो कांस्टेंट है वो लैग्रेंजियन मैकेनिक्स का मेन फाउंडेशन है। तो लैग्रेंज कांस्टेंट को समझते हैं कि कांस्टेंट्स होते क्या है। अब तक न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम फोर्स और मोशन को डायरेक्टली स्टडी कर रहे थे। आप सभी ने न्यूटोनियन मैकेनिक्स की इक्वेशन देखी थी। जो इक्वेशन क्या होती है, सबसे फर्स्ट सिंपली मैं इक्वेशन लिख रही हूँ यहाँ पे। एफ इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा है, एफ इक्वल टू होता है एम आर डबल डॉट। और ये जो होता है ये वेक्टर के फॉर्म में होता है। आप सभी ने प्रीवियस क्लास में मैंने ऑलरेडी ये बताया है आपको कि एफ इक्वल टू एम आर डबल डॉट होता है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स किसके लिए? सिंपल पार्टिकल बोल सकते हैं या सिंपल सिस्टम्स बोल सकते हैं। पर अगर हमारे सिस्टम में कुछ कांस्टेंट की टर्म ऐड हो जाती है, अगर कांस्टेंट की टर्म ऐड हो जाएगी तो वो जो फोर्स है वो फोर्स में एम आर डबल डॉट तो होगा, पर उसके साथ साथ उसमें एक और टर्म ऐड हो जाएगी फोर्स में, वो हो जाएगा कांस्टेंट फोर्स। ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करना चाहेंगे तो यहाँ पर ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था आप लोगों को कि यहाँ पर क्या होता था। यहाँ पर तीन कोऑर्डिनेट्स होते थे, तीन वेरिएबल होते थे और तीन इक्वेशन होती थी, तो इजीली कैलकुलेट कर लेते थे। पर यहाँ पर हमारे पास थ्री इक्वेशन आ रही थी और सिक्स अननोन्स थे, तो थ्री इक्वेशन से सिक्स अननोन को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं था। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हमने फोर्स और मोशन को डायरेक्टली स्टडी किया। और लैग्रेंजियन मैकेनिक्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ही आता है हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है कि कोई रिस्ट्रिक्शन जो मोशन को लिमिट करे। ये मोशन नहीं करवाता, ये मोशन को रोकता है, मोशन का अपोज करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कांस्टेंट मोशन को कंप्लीटली स्टॉप नहीं करता, बस मोशन की पोजीशन, मोशन की पॉसिबल डायरेक्शन को रिड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बात, वेट हाँ 2 सेकेंड। यहाँ पर अगर मैं सबसे पहला एग्जांपल देखती हूँ फ्री पार्टिकल का, तो फ्री पार्टिकल है जो कि 3D स्पेस में है। तो ये जो पार्टिकल है ये कहीं पर भी इजीली मूव कर सकता है। मतलब अगर इस पार्टिकल को मैं चाहूँ तो मैं बोलूँ कि ये पार्टिकल एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में भी कहीं पर भी जा सकता है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में भी कहीं पर भी जा सकता है, और जेड एक्सिस की भी डायरेक्शन में कहीं पर भी जा सकता है। मतलब मैंने बात करी, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। और ये आपका एक फ्री पार्टिकल है, ये फ्री पार्टिकल एक्स की डायरेक्शन में भी कहीं पर भी जा सकता है, वाई की डायरेक्शन में भी कहीं पे भी जा सकता है, जेड की भी डायरेक्शन में कहीं पे भी जा सकता है। एक्स वाई की डायरेक्शन में कहीं पे भी जा रहा है, मतलब पार्टिकल इस प्लेन में कहीं पे भी मूव कर सकता है। पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है। यहाँ 3D इमेज में क्लियर नहीं कर पा रही हूँ, पर सिंपल से समझने की चीज़ ये है कि अगर आपके पास फ्री पार्टिकल है तो फ्री पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। यहाँ पर इसके पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम एक सिंपल पेंडुलम लें तो ये जो बॉब है ना, ये फ्रीली डायरेक्शन में मूव करेगी। हमने क्या करा है, हमने एक सिंपल पेंडुलम लिया है और ये जो बॉब है, ये बॉब हर डायरेक्शन में फ्रीली मूव नहीं कर सकती। इसको किस तरीके से करना पड़ेगा? स्ट्रिंग की फिक्स लेंथ उसके मोशन को कांस्टेंट करती है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग के थ्रू इस बॉब को लटकाया गया है। तो ये जो स्ट्रिंग है, ये इस बॉब को हर एक डायरेक्शन में जाने नहीं देगी। इसका जो मोशन है वो एक लिमिटेशंस में हो जाएगा। अब बॉब जो है वो सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर पाथ में मूव करता है, इसलिए सिर्फ इसलिए सिर्फ एंगल थीटा इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होता है। यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट नहीं होते। ये मोशन कर रहा है किसी भी प्लेन में, पर यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिर्फ और सिर्फ थीटा है। ये मैं आपको आगे की स्लाइड में और एक्सप्लेन करूंगी। अब
अब इसी तरीके से हम दूसरा एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। दूसरा एग्ज़ाम्पल हमने क्या लिया है, ये जो बीड है, इसको एक वायर पर हमने मूव करवाना है, अ, मूव करवाना है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये जो बीड है, इसके पास एक लिमिटेशंस है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कहाँ जाएगी? इस वायर में से होकर के जाएगी। इस वायर के अलावा ये बीड कहीं और शिफ्ट नहीं हो सकती। इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वायर के पाथ को फ़ॉलो करना पड़ेगा। अब मैंने एक रोड दे दी है, अब यहाँ पर कार चल रही है। कार के पास एक कॉन्स्ट्रेंट्स हो गया। कार सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी रोड पर चलेगा। अगर मैं बात करूँ, एक पुल है और पुल के आइट साइड तो कार जाएगी नहीं। कार किस पाथ को फ़ॉलो करेगी? इस रोड को फ़ॉलो करेगी। इसी तरीके से अगला एग्ज़ाम्पल हम लोग ले सकते हैं ट्रेन का। ट्रेन कहाँ चलेगी? अपने ट्रैक पर ही चलती है। तो ट्रैक ने क्या करा है, एक तरीके से लिमिटेशन लगा दी है। ट्रेन इसके अलावा और किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा सकती। ठीक है? तो जो बेसिक है, कांस्टेंट क्या करता है, कांस्टेंट जो है मोशन को क्रिएट नहीं करता, वो सिर्फ़ ऑलरेडी पॉसिबल मोशन को रिस्ट्रिक्ट करता है। मतलब एक तरीके से कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट मतलब रिस्ट्रिक्शन। ठीक है? तो चलिए आगे की नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि कांस्टेंट कितने टाइप्स के होते हैं। कांस्टेंट जो होते हैं, कांस्टेंट्स वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है होलोनोमिक कांस्टेंट और दूसरा होता है नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि होलोनोमिक कांस्टेंट्स क्या होते हैं। ये कांस्टेंट जो होते हैं, ये होते हैं कोऑर्डिनेट्स और टाइम पर डिपेंड करते हैं ना। ये कोऑर्डिनेट्स और टाइम का एक्चुअली फंक्शन होते हैं। इसका अगर मैं जनरल फॉर्म लिखूँ तो इस तरीके से लिखते हैं, फंक्शन ऑफ Q1, Q2, Qn एंड टाइम। इसमें वेलोसिटी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं सिंपल पेंडुलम की, अगर मैं बात करूँ, या फिर बीड ऑन अ वायर की बात करूँ। सिंपल पेंडुलम के लिए आप कांस्टेंट इक्वेशन देख सकते हो। कांस्टेंट इक्वेशन क्या है? मतलब एक तरीके से इसके मूवमेंट पे अपोज कौन कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक प्लेन में, यहाँ पर मैंने क्या करा है, एक बो को मूवमेंट दे रही हूँ, तो यहाँ पे 2 चीज़ें आ रही है। एक आ रहा है मेरे पास थीटा और एक आ रहा है एल। और अगर हम कार्टेशियन की बात करें, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में अगर मैंने ये बोल दिया कि ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, तो सिंपल सी चीज़ अगर मैं बात करूँ, मैं ये लेंथ निकालना चाहती हूँ, तो ये मैं किस तरीके से निकालूँगी? यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, ये जो लेंथ है उसको मैंने नाम दिया वाई, यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर नाम दिया, इसे दिया एक्स। तो ये जो लेंथ है, ये जो इस स्ट्रिंग की लेंथ है, वो क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर। और यही क्या है? यही है इक्वेशन। इसे कहा जाता है इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट्स। ठीक है? फिर दूसरा बीट का है, उसका भी जो वो होगा, वो भी किस पर डिपेंड करेगा? एक्स वाई जेड एंड टाइम। मतलब पोजीशन हो सकता है, एंगुलर स्पेस हो सकता है और टाइम हो सकता है। होलोनोमिक कांस्टेंट वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। होलोनोमिक कांस्टेंट्स सिर्फ और सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करती है। वो पोजीशन स्पेस में भी हो सकती है, एंगुलर भी हो सकती है और टाइम भी हो सकती है। ठीक है? अब बात करते हैं हम नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट्स की। इनको सिर्फ कोऑर्डिनेट्स की इक्वेशन में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। ये यूजुअली वेलोसिटी को इन्वॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल के लिए दे दिया इन्होंने रोलिंग व्हील विदाउट स्लिपिंग। ठीक है? तो इसके लिए जो कांस्टेंट इक्वेशन हो गई, वो किस तरीके से हो गई? v इक्वल टू आर थीटा डॉट। तो शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ, तो होलोनोमिक में क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स बेस्ड कांस्टेंट्स होते हैं और दूसरा इसमें क्या होते हैं? वेलोसिटी बेस्ड। नॉन होलोनोमिक में अगर मैं बात करूँ, तो वेलोसिटी बेस्ड कोऑर्डिनेट्स होते हैं। सिंपल सी चीज़ है, एक बार और मैं एक्सप्लेन करवा रही हूँ आपको। यहाँ पर एक और मेन पॉइंट्स बता रही हूँ। जो होलोनोमिक होते हैं, होलोनोमिक कांस्टेंट जो होते हैं, वो होते हैं डिफाइनाइट। डिफाइनाइट मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पर फिक्स होता है। यहाँ पर इक्वल का साइन आपको एक तरीके से क्या बता रहा है? फिक्स बता रहा है। यहाँ पर आप एक पैरामीटर से आप दूसरे पैरामीटर को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ? एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकती हूँ। फाइनली एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास? अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है? तो होलोनोमिक कांस्टेंट जो होते हैं, वो क्या होता है? डिफाइनाइट होते हैं। डिफाइनाइट होने की वजह से क्या होता है कि जो इसके दो अगर अननोन्स है, तो मैं दो अननोन की से मैं क्या कर सकती हूँ? एक अननोन को फाइंड कर सकती हूँ, एक की वैल्यू रख करके। यहाँ पर मैंने एक्स को डिफाइन कर दिया। यहाँ पर एक्स क्या हो गया मेरा? डिफाइन हो गया। पर नॉन होलोनोमिक जो कांस्टेंट होते हैं, वो क्या होते हैं? पहले तो फर्स्ट वहाँ पे वेलोसिटी का फंक्शन होता है। अगर वेलोसिटी का फंक्शन सपोज करें नहीं है, तो दूसरी चीज़ वहाँ पर हमें ये मिलेगी कि जो एफ है,
जो फंक्शन है इक्वल है 0 के, यहाँ पर इक्वल के साथ-साथ लेस का भी साइन हो सकता है, ठीक है? 2 पॉसिबिलिटी होगी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि ये क्या होगा, या तो इक्वल होगा 0 के, अगर 0 के इक्वल है तो वो वेलोसिटी का फंक्शन होगा, और अगर वेलोसिटी का फंक्शन नहीं है तो वो लेस देन या ग्रेटर देन होगा। यहाँ पर नॉन होलोनोमिक जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो डिफाइनाइट नहीं होते, ठीक है? अब इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो होलोनोमिक सिस्टम क्या होते हैं। होलोनोमिक सिस्टम, अगर कोई सिस्टम है और उस सिस्टम के पास, अगर कोई सिस्टम है और उस सिस्टम के पास कौन से कॉन्स्टेंट्स है, होलोनोमिक कांस्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ अगर सपोज करो मेरे पास सिस्टम में टोटल 5 कांस्टेंट्स है, और वो जो 5 कांस्टेंट है वो सारे के सारे कौन से हैं, होलोनोमिक कांस्टेंट्स है, तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा, होलोनोमिक सिस्टम कहलाएगा। पर अगर मेरे पास टोटल 5 कांस्टेंट्स है, 5 कांस्टेंट्स है, और 5 में से अगर मैंने बात करी कि 4 है होलोनोमिक, और एक एक कांस्टेंट है मेरे पास नॉन होलोनोमिक, ठीक है? अगर मेरे पास किसी सिस्टम में टोटल है 5 कांस्टेंट्स, जिसमें 4 है होलोनोमिक कांस्टेंट और एक है नॉन होलोनोमिक, अगर सिस्टम में एक भी कांस्टेंट नॉन होलोनोमिक हो जाता है तो मेरा पूरा के पूरा जो सिस्टम है वो क्या कहलाएगा, नॉन होलोनोमिक सिस्टम कहलाएगा, नॉन होलोनोमिक सिस्टम कहलाएगा, ठीक है? ये थे हमारे टाइप ऑफ कांस्टेंट। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हम समझेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं, ठीक है? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये होता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या करते हैं, यहाँ पे सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए कितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट चाहिए, किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए कितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स चाहिए, वो कौन बताता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता है। अगर मोशन ज्यादा फ्री होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होंगे, ज्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिया है 3D, 3D में एक फ्री पार्टिकल ले लिया है। अब ये फ्री पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में भी जा सकता है, वाई डायरेक्शन में भी जा सकता है, और जेड डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो ये क्या है, फ्री पार्टिकल है, ये कहीं पर भी जाने के लिए आजाद है, इसके पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जितने ज्यादा फ्री होंगे उतने ही डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके ज्यादा होंगे, और अगर कॉन्स्ट्रेंट ज्यादा होंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जनरली अगर हम देखें तो फॉर्मूला जो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का वो होता है 3n-c, जहाँ पे n नंबर ऑफ पार्टिकल है और c क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट्स है। और यहाँ पर 3 मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पर हम किस में बात कर रहे हैं, स्पेस में बात कर रहे हैं। अगर किसी भी प्लेन में बात करेंगे तो प्लेन के लिए जो फॉर्मूला हो जाता है वो चेंज हो जाता है। प्लेन के प्लेनर बॉडी में क्या फॉर्मूला हो जाता है, 2n-c। पर अगर हम स्पेस में बात कर रहे हैं तो वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है, 3n-c होता है, ठीक है? अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सबसे फर्स्ट एग्जांपल हमने फ्री पार्टिकल का ही लिया है। ये आप लोगों को इजीली समझ में भी आ रहा है कि ये फ्री पार्टिकल है, ये एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, वाई डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, और जेड डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स कितने, एक्स, वाई एंड जेड। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे इसके, 3। अब दूसरा मैंने एग्जांपल लिया किसका, पार्टिकल ऑन अ प्लेन, ठीक है? एक पार्टिकल है जो कहाँ पर है, प्लेन पर है। प्लेन पर है मतलब ये जो मूवमेंट करेगा, तो मूवमेंट करेगा, ये प्लेन कौन सा, एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। ये पार्टिकल जो भी है ये सिर्फ और सिर्फ इस प्लेन पर मूव कर सकता है, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में नहीं आ सकता है, ठीक है? ये पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर मोशन कर सकता है, इस प्लेन में मोशन कर सकता है, अपर डायरेक्शन में नहीं आ सकता है। नहीं आ सकता मतलब यहाँ पर इसके पास एक रिस्ट्रिक्शन हो गई कि ये z डायरेक्शन में नहीं जा सकता। तो यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट लिख दी, z इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे, जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट है उतने क्या हो जाएंगे, वो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो एक इक्वेशन आ गई कांस्टेंट की, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 3n-c, ठीक है? नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, 1, तो 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉन्स्टेंट्स क्या है, कॉन्स्टेंट जितनी नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट इक्वेशन होगी उतने ही कॉन्स्टेंट्स होते हैं सिस्टम में। तो यहाँ पर हो रहा है z इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, तो यहाँ पर मैंने रख दिया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3
-1 इक्वल टू 2। ठीक है, ये मैंने सेकेंड एग्जाम्पल का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया है। तो यहाँ पर मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे, 2। अब अगर मैं बात करूं बीड ऑन अ वायर, तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ इस वायर के अलोंग मूवमेंट होगा, है ना, इस वायर के अलोंग मूवमेंट होगा। अगर इस वायर को मैं सीधा बांध लूं, वैसे तो ये उल्टा आड़ा तिरछा भी जा रहा है, पर सिंपल सी चीज ये है, इसका पाथ क्या है, ये फॉलो क्या कर रहा है, फॉलो तो इसी पाथ को करेगा बीड, इसके अलावा नहीं जाएगा। अगर मैं इस फायर को समझने के लिए मैं इसको सीधा कर दूं, ठीक है, तो सीधा कर दिया तो क्या होगा, सिंपल सी चीज ये है कि यहाँ पर ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, वाई डायरेक्शन में क्या हो गया, 0, जेड डायरेक्शन में कितना हो गया, 0। तो अब मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम किस तरीके से लिख सकती हूँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, पार्टिकल मेरे पास 1 है तो 3 × 1 माइनस 2 कॉन्स्टेंट से, तो ये हो गया मेरे पास 1। तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, 1। इसी तरीके से सिंपल पेंडुलम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करिए तो यहाँ पर आप लोग इजीली देख सकते हो कि यहाँ पर दो पैरामीटर, एक थीटा है और एक एल है, पर एल क्या है, फिक्स है, तो वेरी क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ थीटा, इसलिए यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स वो मिनिमम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो सिस्टम को कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं। इन्हें यूजुअली Q1, Q2, Q3, Qn से डिनोट करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हमेशा कार्टेशियन नहीं होता, ये कोई भी कन्वीनियंट वेरिएबल हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, पार्टिकल अगर फ्री पार्टिकल है 3D में, तो उसके लिए जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स, वाई एंड जेड होते हैं। अगर मैं पार्टिकल लिया मैंने और एक प्लेन पर मूवमेंट करवा रही हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स और वाई। अगर ले लिया हमने बीड ऑन अ वायर, ठीक है, तो यहाँ पर एक ही कोऑर्डिनेट्स इनफ होता है, डिस्टेंस अलोंग वायर, ठीक है। और अगर बात करें सिंपल पेंडुलम की, तो सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ थीटा, सिर्फ और सिर्फ थीटा जो है वो क्या होता है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होता है। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का मेन पर्पस है अननेसेसरी वेरिएबल को रिमूव करना, सिर्फ इंडिपेंडेंट मोशन को डिस्क्राइब करना। अब हम बात करते हैं कि ये जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स है उसका यूजफुल क्यों है, क्यों हम जैसे नॉर्मली हम लोग कार्टेशियन की बात करते थे, एक्स वाई जेड एक्सेस, ये हम लोगों के पास ऑलरेडी प्रीवियस अवेलेबल था, पर इसके अलावा भी जो क्लासिकल मैकेनिक्स हुई उसमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का यूज़ किया गया। तो वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का यूज़ क्यों किया, ये हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए देखते हैं, हम इसके बारे में समझते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो कांस्टेंट सिस्टम में अननेसेसरी वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूं, तो यहाँ पर क्या होगा कि मुझे पहले तो कांस्टेंट इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल ले रही हूँ, है ना, सिंपल पेंडुलम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में अगर मैं डिस्क्राइब करती हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई दोनों को यूज करना पड़ेगा, और उसके साथ मेरे पास क्या आती है, कांस्टेंट इक्वेशन आती है, मतलब एक्स्ट्रा इक्वेशन भी है और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन भी है। लेकिन जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स यूज करें तो सिर्फ और सिर्फ थीटा, तो कांस्टेंट क्या होता है यहाँ पर, ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो जाता है। इसी वजह से जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का यूज करने से क्या होता है, ये वेरिएबल्स को रिड्यूस कर देता है, इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देता है, कैलकुलेशन को इजी बना देता है और कॉम्प्लेक्स सिस्टम को इलिगेंट वे में हैंडल करता है। ठीक है, तो तो ये थी हमारी मेन नीड कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट का यूज हमने किया क्यों। जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का यूज हमने सिस्टम को कॉन्स्टेंट्स को जो हम कॉम्प्लिकेटेड वे में सॉल्व कर रहे थे, अगर हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के टर्म में करेंगे तो हमारे पास बहुत ही इजीली वे में हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी, क्योंकि हमने बात कर ली जब जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की। जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, Q1, Q2, Q3, Qn, ठीक है। जिस तरीके से मैं पोजीशन कोऑर्डिनेट्स लिखती थी, R1, R2, R3, सेम उसी तरीके से कोऑर्डिनेट्स न्यू डेवलप हो गए जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। और ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं,
अपने हिसाब से जिसमें आप ज़्यादा कन्वीनिएंट हो। कभी आप स्फेरिकल भी ले सकते हो, कभी पोलर कोऑर्डिनेट्स भी ले सकते हो, कभी आप सिलेंडर कोऑर्डिनेट्स भी ले सकते हो, जिसमें आप प्रॉब्लम को ईज़िली सॉल्व कर सको, जो आपको ज़्यादा कन्वीनिएंट लगे, इस हिसाब से लिया जाता है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी सबसे फर्स्ट चीज़ यहाँ पर हमने यही बताया कि हमने पोज़ीशन को किस तरीके से डिस्क्राइब कर दिया यहाँ पर, कि ये जो r है इसको किस तरीके से हमने लिख लिया q1, q2, q3, qn, ठीक है? अब वेलोसिटी क्या होती है? हम सभी जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है? dr/dt होती है। ये तो r के टर्म में होती है, पर अगर मैंने जनरलाइज़ कोऑर्डिनेट्स के टर्म में लिखना है, तो जनरलाइज़ कोऑर्डिनेट्स के टर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? चेन रूल अप्लाई करेंगे, और चेन रूल अप्लाई करने के बाद जो v होता है, वो किस तरीके से आ जाएगा मेरा dr अपॉन में dq, बाय dt, क्योंकि हमें करना है क्या है? dr बाय dt करना है, फिर प्लस में डेल आर बाय डेल टी, ठीक है? यानी वेलोसिटी जो होती है जनरलाइज वेलोसिटी क्यू आई टर्म में लिखी जा सकती है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको अगर मैं हम और लिखे डिस्क्राइब करके, तो ये हो जाएगा क्यू आई डॉट प्लस डी आर बाय डी टी। तो ये वाली जो टर्म है हमारी क्यू आई डॉट, यही कहलाती है हमारी जनरलाइज्ड वेलोसिटी, ठीक है? अब नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी। पहले मैं आपको इसका सिंपल पेंडुलम की वेलोसिटी को कैलकुलेट करना सिखा देती हूँ कि सिंपल पेंडुलम के लिए हमने जनरलाइज्ड वेलोसिटी किस तरीके से कैलकुलेट करी है। तो जनरलाइज यहाँ पर ये देकर के रखा है क्यू आई इक्वल टू थीटा, ठीक है? क्यू आई इक्वल टू थीटा। अब यहाँ पर ये किस तरीके से हमने कैलकुलेट करा है, ये पहले हमें समझना चाहिए, ठीक है? देखिए, आप लोगों ने सभी ने एक फ़ॉर्मूला पढ़ा है, वो फ़ॉर्मूला होता है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस, ठीक है? तो ये है मेरे पास रेडियस क्या हो जाएगी मेरी? एल। एल क्या हो जाएगी मेरी? रेडियस। और एंगल क्या है? एंगल है थीटा। तो मेरा जो आर्क है, आर्क मतलब क्या है? एक तरीके से मैं यही बोल सकती हूँ, एक तरीके से इसको मैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स बोल रही हूँ ना। देखिए, यही चेंज हो रहा है, यही चेंज हो रहा है, क्यू में चेंजेस किस में हो रहा है? क्यू में हो रहा है। तो क्यू इक्वल टू क्या बोल दिया इन्होंने? एल थीटा। और इस क्यू में क्या हो रहा है? चेंजेस हो रहे हैं, टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं। तो क्यू डॉट इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? एल थीटा डॉट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एल तो चेंज होगा ही नहीं टाइम के साथ। इसकी लेंथ जो है, इसकी लेंथ क्या है? फिक्स है। टाइम के साथ चेंज कौन कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ थीटा चेंज कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा क्यू होगा, क्यू डॉट, वो किसके बराबर हो जाएगा? क्यू डॉट इक्वल टू एल थीटा, ठीक है? तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी का भी एक बार देख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी की अगर मैंने बात करी, तो T इक्वल टू होता है 1/2 mv²। तो v की जगह हमने क्या बोला कि v क्या हो जाता है? v हो जाता है q डॉट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया q डॉट का स्क्वायर। प्रीवियस पेज में हमने देखा था q डॉट इक्वल टू क्या होता है? एल थीटा डॉट होता है। तो वहां पर अगर मैं सिंपल पेंडुलम में मैं ये रख दूँ, तो 1/2 ये क्या हो जाएगा? m एल थीटा डॉट का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 m एल स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है? तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है, जो हमने क्या कर ली है? कैलकुलेट कर ली है, ठीक है? फिर इसके अलावा अगर लाग्रांजियन इक्वेशन की बात करनी है नेक्स्ट, तो हम नेक्स्ट में लाग्रांजियन इक्वेशन की बात करेंगे। इसके लिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ गई। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों को पता है कि एम जी इंटू हाइट, एम जी वाई। तो ये वाला जो थीटा है, तो आपको पता है कि ये वाली जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मैं बात करूंगी, तो ये हो जाएगा एल साइन थीटा। और ये जो होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाता है? एल कॉस थीटा। ये वाली ही लेंथ हमारी क्या है? वाई है। यही वाली लेंथ हमारी क्या है? वाई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वी इक्वल टू एम जी, और y की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? एल कॉस थीटा। पर ये क्या जा रहा है? अगर मैं यहाँ से इसको मेजर करना चाहूंगी, तो ये कहाँ जा रहा है? इसकी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। इसलिए ये हो गया इसके लिए टी, वी की वैल्यू आ गई माइनस का एम जी एल कॉस थीटा, ठीक है? ये आपके पास क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी आ गई। ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं? लाग्रांजियन इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। लाग्रांजियन क्या होता है? लाग्रांजियन होता है मेनली काइनेटिक एनर्जी
माइनस पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल पेंडुलम के लिए बात करूँ, सिंपल पेंडुलम के लिए हमने काइनेटिक एनर्जी कितनी निकाली, 1/2 एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, और वी कितना निकाला हमने, वी निकाला हमने माइनस का, वी अभी कुछ और करेक्शन है, वी में एक्चुअली क्या है, हमने यहाँ से इसको इस तरीके से लिया है। ये वाली क्या है हमारी, हमने जो पूरी की पूरी लेंथ निकाली वो कितनी है, वो ये पूरी है एल। पर अगर मैं ग्रेविटी के अकॉर्डिंग में काउंट करूँ तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारा पोटेंशियल में रोल है वो इस सेक्शन का है, ठीक है। तो अगर ये पूरा की पूरा पार्ट है मेरा किसके बराबर, एल कॉस थीटा के, और ये पार्ट है मेरा टोटल एल के बराबर। सिंपल सी चीज है, एक लाइन खींची मैंने और मैंने ये बोला ये लाइन है मेरी एल के बराबर, ठीक है। और एक दूसरा सेक्शन मैंने दे दिया है, और ये सेक्शन मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक का है ना, ये यहाँ से लेकर के तो यहाँ तक का डिस्क्राइब कर रहा है ना। ये कितना है, ये है किसके बराबर, एल कॉस थीटा के बराबर। तो ये वाली चीज मैं डिनोट कर सकती हूँ कि ये कितना होगा, एल में से मैं क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी किसको, एल कॉस थीटा को, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास फाइनली v इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी एल 1 - कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर लैग्रेंजियन में लिख सकती हूँ, यहाँ पर मैं लिख लूंगी एम जी एल 1 - कॉस थीटा, ठीक है। तो ये थी हमारी काइनेटिक एनर्जी हमने देख ली, हमने लैग्रेंजियन इक्वेशन भी देख लिया है कि लैग्रेंजियन इक्वेशन, फिर इसी को हम क्या करते हैं उसमें इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमें फाइनल आंसर मिल जाता है। मैं इसको थोड़ा और डिस्क्राइब करूंगी हमारे पार्ट थर्ड में। आज तो जो हमारा बेसिक जो था, आज हमने क्या करा है, लैग्रेंजियन मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट फाउंडेशन कंसेप्ट समझे हैं। हमने देखा है कि कॉन्स्टेंट क्या होता है, टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी देखा, लैग्रेंजियन फंक्शन देखा, और सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन ये है कि लैग्रेंजियन मैकेनिक्स मोशन को फोर्स की जगह एनर्जी के थ्रू डिस्क्राइब करती है, और जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हमें सिर्फ वही मोशन चूज करने देते हैं जो एक्चुअली पॉसिबल है। नेक्स्ट पार्ट में हम डीपली इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे यूजिंग लैग्रेंजियन इक्वेशन। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू वेरी मच। आगे हम स्टडी करेंगे, और आज की क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, और अगर आपको हमारी चैनल पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू वेरी मच।